Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. येस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो यार आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिकोड से. जानने वाले हैं व्हाट इज यूनिकोड. अब देखो क्या होता है यूनिकोड बेसिकली. सो यूनिकोड इज यूनिवर्सल कोड. अब अगर आपने मेरी प्रीवियस दोनों वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी तो देख के आइए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी प्रीवियस वीडियोस की, है ना. नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको. इवन यार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी लिंक्स है ना, काम की लिंक्स. तो इवन आपको इस ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये रैंडम वीडियो नहीं है, ये चैप्टर कंटिन्यूएशन में चलता आ रहा है, ठीक है. और इसके इवन क्लास 11th के और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं. तो उस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक, कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आगे आने वाली वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. लास्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आपके पास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ऐसी भी है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट की लिंक दे सकता है. मतलब एक ऐसी लिंक है जिसको जब आप ओपन करोगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो मैग्नेट ब्रेन्स का, कोई भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का, कोई भी, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको उस पर्टिकुलर शीट में मिल जाएगी. तो एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स, ठीक है. तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, एक बार देख के आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना. या फिर कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक ओपन कर लीजिए जिसमें हमने डिस्कस कर रखा है आस्की कोडिंग के बारे में, इनकोडिंग स्कीम के बारे में, इसकी इनकोडिंग स्कीम के बारे में और इवन इसका बेसिक भी, ठीक है. अब हमने क्या देखा कि यार देखो, हमने शुरुआत ये करी कि हमने नंबर तो सीख लिए कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी में. अब वो नंबर की कहानी हमने कहाँ देखी? नंबर सिस्टम वाले पार्ट में देखी, जिसमें हमने 4 टाइप के नंबर सिस्टम देखे. हमने डेसिमल देखा, हमने बाइनरी देखा, हमने ऑक्टल देखा, हमने हेक्साडेसिमल देखा. ये सब नंबर सिस्टम भी देख लिया हमने. इनके आपस का कन्वर्जन सीख लिया हमने कि क्या होता है. भाई वो वीडियोज नहीं देखी है, वो भी देख के आइए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको पूरी वीडियोस, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर भी हम उनका यूज करते हैं. इसकी अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है इसकी वाली, तो उसमें हमने यूज किया है इसका, ठीक है. तो वो कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख के आइए अगर नहीं करा है तो, ठीक है. तो उससे अगर आपने वो वीडियोस देखी तो कन्वर्जन क्लियर है सारे नंबर सिस्टम्स का. हमने फिर ये कहा कि नंबर को उन कन्वर्जन्स की मदद से, मतलब डेसिमल, हेक्साडेसिमल कुछ भी उठा के बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है. दैट इज वेरी इजी. कंप्यूटर को 0-1 समझ में आता है, तो नंबर को 0-1 में कन्वर्ट किया, सेव कर दिया, स्टोर करवा दिया, समझ में आ गया. व्हाट अबाउट कैरेक्टर्स? ABCDEFGH, ठीक है. @ अंडरस्कोर सिंबल्स हो गए, 0 1 2 3 लिटरल फॉर्मेट में हो गए. या फिर अगर मैं बात करूं अपने हिंदी वर्ड्स की या हिंदी लेटर्स की, अक्षर की, विच इज अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, इन सबको रिप्रेजेंट करने तो कैसे करें? तो हमने सीखा कि वो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक इनकोडिंग स्कीम की, जो क्या करता है, इन पर्टिकुलर सिंबल्स को एक नंबर अलॉट कर देता है, इनको एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है, वो नंबर आ जाता है. अब उस नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? बाइनरी फॉर्मेट में, 0-1 के फॉर्मेट में. तो बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि जो भी सिंबल्स, जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनको कन्वर्ट किया जाए एक कोड में, ठीक है. और उस कोड को, जो नंबर है, उसको फिर बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए. अब इसकी शुरुआत करी थी अमेरिका ने, ठीक है. तो उन्होंने बनाया था ASCII, विच वाज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. क्योंकि क्या हुआ, ये चीज समझ में तो आ गई सबको कि कैरेक्टर्स ऐसे नहीं हो सकता, तो उसको सबको नंबर देना पड़ेगा. अब क्या हुआ, हर कोई अपना अपने नंबर देने लग गया. कोई कैपिटल A को ही 65 दे रहा है, 20 दे रहा है, 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, 100 दे रहा है, 1000 दे रहा है, कुछ भी नंबर दे रहा है. अब क्योंकि ये हर जगह अलग अलग होने लग गई, तो प्रॉब्लम क्या आने लग गई कि यार जो इंटरचेंज है इन्फॉर्मेशन का, वो बहुत मुश्किल हो गया. क्योंकि सपोज एक पर्टिकुलर, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पीसी में जो अ है या फिर ए है, सपोज उसको मैंने कोड दिया 10, तो जो दूसरे पीसी में जा रहा है उसका कोड है 20. अब वो तो समझ ही नहीं पा रहा, वो तो अजीब सही उसने कुछ भी बना दिया, प्रिंट कर दिया. तो अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये रियलाइज किया गया कि हमें एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड चाहिए. तो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कोडिंग स्कीम बनाया गया फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अमेरिका ने सबसे पहले बनाया, तो उसको बनाया गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII, ठीक है. ASCII इनकोडिंग स्कीम. अब उसमें सीन क्या था यार, वहां पे दिक्कत ये थी कि वहां पे सिर्फ
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, मतलब ए से लेके जेड तक है कैपिटल और स्मॉल में, बाकी कुछ और सिंबल्स वगैरह हैं, नंबर्स वगैरह हैं, जैसे कि आप नॉर्मल अपने कीबोर्ड में देखते हो। तो नॉर्मल कीबोर्ड जो आप देखते हो ना, उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सब आस्की टेबल में हैं, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी हैं अलग अलग, ठीक है। बट प्रॉब्लम तब आई जब हमने ये पहचाना कि भाई ये चीज़ है तो वहाँ पे, हमें तो भूल ही गए यार ये, मतलब हमारे अ आ क ख ग, ये फिर ये सही बंगाली, गुजराती, मराठी, इन सब में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सब तो भूल ही गए ये लोग। तो फिर हमने बनाया इसकी, ठीक है, विच वॉज इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसमें क्या थे, इसमें आस्की तो थी ही, है ना, आस्की तो थी ही, साथ में हमने क्या किया, हमने अपने कैरेक्टर्स भी इंडियन लैंग्वेजेस के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी डाल दिए इसके अंदर, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अब इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम इंडिया ने फेस करी, ये सिर्फ इंडिया ने नहीं करी, ये सारी दुनिया ने करी, मतलब रशिया ने भी करी, जापान ने भी करी, चाइना ने भी करी, स्पेन ने भी करी, फ्रांस ने भी करी, ये सब लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम आई, स्पेनिश, जापानीज, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, सब में ये सब प्रॉब्लम आई। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या आया, आपका यूनिकोड आया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब कुछ करना पड़ेगा, तो निकला यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड, जिसको आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। आई होप पुरानी चीजें रिवाइज हो गई होंगी, ठीक है। तो जैसे आप लोग को पता है, हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, विच इज इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम देख रहे हैं यूनिकोड। कोई रैंडम टॉपिक नहीं है, सीक्वेंस टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा कि यार ये कोई भी कहीं से भी उठा के रैंडम टॉपिक ले आया हो, नहीं, ये सीक्वेंस टॉपिक है पूरी प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक्सेस करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है कि यार हमारी दो कंपनीज है, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स एंड पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स जो एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। हमें कंटिन्यूसली जरूरत पड़ती रहती है डेवलपर्स की। तो अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, अगर आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर एंड इट इज वेरी इजी। What you need to do is mail us your resume at this email ID, which is magnetbrainsbhopal@gmail.com, ठीक है। रिमेंबर 2 पॉइंट्स, क्या दो बातों का ध्यान रखना है, विच इज जो आपका रेज्यूमे होना चाहिए वो डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट, या फिर आपकी स्किल सेट सारी प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए। साथ में जो सब्जेक्ट आप लिखें उस सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करें, विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम, ठीक है। अब क्या होगा इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा आपकी मेल्स को फिल्टर करने के लिए। हम अगर पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एक्साइटेड, सो कम एंड अप्लाई हियर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज यूनिकोड, ठीक है। सो वी हैव लर्नड अबाउट 2 डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स, आस्की एंड इसकी, इन प्रीवियस सेक्शंस। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने आस्की इसकी के बारे में डिस्कस कर लिया। दीज एनकोडिंग स्कीम्स रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अब ये जो एनकोडिंग स्कीम्स है, तो देखो सबसे पहले आस्की से पहले, अब ये समझना, आस्की आने से पहले क्या प्रॉब्लम थी, आस्की आने से पहले ये प्रॉब्लम थी कि एक ही कैरेक्टर था, उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन थे, अलग अलग नंबर असाइंड थे, ठीक है। तो सबसे पहले आस्की में, आस्की से पहले वो प्रॉब्लम थी। आस्की के बाद प्रॉब्लम क्या आई, आस्की के बाद ये प्रॉब्लम आई कि आस्की में सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट्स है, बाकियों की बात, बाकियों की कहानी कहां गई, ठीक है। तो ये समझेगा, ठीक है। सो दीज एनकोडिंग स्कीम, जो भी मैं आस्की, इसकी और इन सब की बात करने वाला हूं, रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब यहां पे जो कैरेक्टर सेट है बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस का सेट आने वाला, बाय असाइनिंग अ नंबर टू ईच कैरेक्टर। और हर कैरेक्टर को हम क्या करने वाले, एक नंबर असाइन करने वाले बेसिकली। तो हर कैरेक्टर को एक नंबर असाइन करके हमने इनकोडिंग स्कीम बना दी। लाइकवाइज देयर आर मेनी इनकोडिंग स्कीम्स अवेलेबल दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसी तरीके से काफी सारी इनकोडिंग स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं, अवेलेबल हैं, दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब हमने तो आस्की देखा अमेरिकन का, इसकी देखा इंडियन का, अब ऐसी बहुत सारी इनकोडिंग स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं, अवेलेबल है, जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ठीक है। बहुत सारी एग्जिस्ट करती है भाई, बहुत लैंग्वेजेस हैं, है ना, बहुत एग्जिस्ट करती हैं। The problem with ASCII is that it only allows us to represent a small number of characters, which is 128 for standard ASCII, ठीक है। तो 128 कैरेक्टर्स से बहुत कम है जो ये रिप्रेजेंट करता है। This might be enough to represent the characters in the English alphabets। अब जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए तो ये इनफ है, बहुत है ना। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनफ है, सफिशिएंट है। बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट ऑल द लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है 128 कैरेक्टर्स,
ठीक है, एंड ऑल ऑफ द पॉसिबल नंबर्स एंड सिंबल्स, और सिंबल्स भी इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं, नंबर्स भी इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करना 128 कैरेक्टर्स में पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ASCII कैन नॉट पॉसिबली स्टोर द hundreds and thousands of characters in the below scripts in just 8 bits। 8 bits, चलो मैं तो कह रहा हूं चलो 7 bits में है। ASCII क्या है बेसिकली, ASCII 7 bits में है। ASCII क्या है, 7 bits में है। 7 bits में मतलब 2 की पावर 8 है, सॉरी 2 की पावर 7 है, विच इज 128। मैं तो कह रहा हूं एक्सटेंडेड ASCII ले लो, है ना, एक्सटेंडेड ASCII ले लो। अब एक्सटेंडेड ASCII में क्या है, 8 बिट है, मतलब 2 की पावर 8 पॉसिबिलिटीज, मतलब 256 पॉसिबिलिटीज। इवन ये 256 8 बिट्स में जो 256 पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें भी वो जो hundreds and thousands ऑफ कैरेक्टर्स है अलग अलग लैंग्वेजेस में स्टोर करना आसान नहीं है। जैसे कि चाइनीज कैरेक्टर्स ले लो, दीज आर चाइनीज कैरेक्टर्स, दीज आर जापानीज कैरेक्टर्स, दीज आर सिरिलिक कैरेक्टर्स, है ना, ये सिरिलिक कैरेक्टर है। फिर गुजराती, उर्दू, ग्रीक, ये सब कैरेक्टर्स है। अब इनके इतने सारे कैरेक्टर्स स्टोर करना आसान नहीं है। अब देखो आप लोग के लिए काम, ठीक है, क्या काम आप लोग के लिए, ये जो चाइनीज में लिखा हुआ है, अब मुझे तो नहीं पता क्या लिखा हुआ है, अगर आपको चाइनीज आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या लिखा हुआ है। अब चाइनीज तो चलो कम चांसेस है लिखने के, जापानीज तो बता सकते हो ना यार, राइट, एनिमे तो देखते हो, जापानीज तो बता सकते हो, तो कौन मुझे बताना चाहेगा कमेंट सेक्शन में कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा रब करके मैं फिर से दिखाता हूं आपको, ये है जापानीज कैरेक्टर, ये मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सिरिलिक किसी को आती है, अगर किसी को सिरिलिक आती है तो मुझे ये बताइए क्या लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में, कि क्या लिखा हुआ है। फिर गुजराती किसी को आती है तो ये बताओ भाई गुजराती में क्या लिखा हुआ है, और तो गुजराती में मुझे समझ में आ रहा है वैसे क्या लिखा है, गुजराती ही लिखा हुआ है गुजराती में। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, आती नहीं मुझे गुजराती, बट ठीक है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। बाकी उर्दू किसी को आती हो तो उर्दू में बताइए ये क्या लिखा हुआ है, किसी को उर्दू आती हो तो, या किसी को ग्रीक आती हो तो ग्रीक में बताइए ये क्या लिखा हुआ है। ये आपका काम कमेंट सेक्शन में बताने का। ठीक है, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्या लिखा हुआ है। ओके, तो अब इसके इतने hundreds and thousands ऑफ कैरेक्टर्स कैसे स्टोर किए जाए, कैसे रिप्रेजेंट किए जाए, दैट वाज अ टेंशन, दैट वाज अ प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ एज वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, ठीक है, वर्ल्ड क्या बन रहा है, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो गांव वाला मतलब गांव का जो माहौल था पहले, वो क्या था कि आपस में कनेक्टेड रहते थे लोग, है ना, आसपास पड़ोसियों से बातचीत वगैरह सब चलती थी। अब दुनिया उस समय क्या होती थी, बिल्कुल अलग रहती थी। गांव में एक कुछ लोग हैं जो आपस में बातचीत करते हैं, बाकी गांवों से वो अलग है, बातचीत नहीं होती है, वो अलग है। बट अब जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, हमारी अर्थ है, वो एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। मतलब ग्लोबल लेवल पे विलेज, मतलब सब आपस में कनेक्टेड है, बातचीत कर रहे हैं, थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। किस वजह से ये पॉसिबल हो पाया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, अदर टेक्नोलॉजीज जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, a need was being felt for an encoding scheme that could represent all the known language characters थ्रू वन इनकोडिंग स्कीम। अब क्योंकि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है जिसमें सब लोग आपस में कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये पाया गया, ये सिचुएशन पाई गई कि हमें अब जरूरत है इस चीज की कि हम एक ऐसी इनकोडिंग स्कीम बनाएं जिसमें वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स इंक्लूड हो जाए। ठीक है, सो अ नीड वॉज बीइंग फेल्ट फॉर एन इनकोडिंग स्कीम, एक ऐसी इनकोडिंग स्कीम की नीड पाई गई जो क्या कर सके, दैट कुड रिप्रेजेंट ऑल द नोन लैंग्वेज कैरेक्टर्स। ठीक है, सो दिस वॉज फिट। मोरओवर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड वेब www का यूज इतना ज्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है ना, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, है ना, जूनियर क्लासेस में। ठीक है, कि वर्ल्ड वाइड वेब का यूज इतना ज्यादा बढ़ चुका है, मेड इट मोर इंपॉर्टेंट टू हैव अ यूनिवर्सल इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड का इतना ज्यादा यूज ने और ज्यादा कंपलसरी कर दिया है कि यार हमें एक यूनिवर्सल इंटरनेशनल कोडिंग स्कीम चाहिए, पूरे दुनिया में लगने वाला इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम चाहिए जो कॉमन रहे, स्टैंडर्ड रहे। तो दिस वाज बीइंग फेल्ट, दिस नीड वाज फेल्ट। ठीक है, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से, इंटरनेट की मदद से बातचीत तो हर किसी में चलती रहती है। As the range of platforms and programs has increased dramatically, क्योंकि range of platforms या programs इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, with more developers from around the world using a much wider range of characters।
ठीक है, अब कोडिंग इतना ज़्यादा सिचुएशन बढ़ चुकी है कि भाई अब कैरेक्टर्स की ज़रूरत है। अब खुद सोचो, आप लिखना कुछ चाहो, कुछ चीज़ लिखना चाहो, है ना, किसी एक ऐसे बंदे को जिसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है और उसके लिए ट्रांसलेट होकर जो बात बने वो बिल्कुल ही उल्टी बन जाए बिकॉज ऑफ इनकोडिंग स्कीम्स की प्रॉब्लम, तो वो काम ना हो, दैट वॉज फेल्ट। ठीक है, और फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का आंसर है यूनिकोड। अनफॉर्चुनेटली यूनिकोड इज द आंसर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आया? यूनिकोड आया। समझ में आया? नाउ यूनिकोड क्या है? सो यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल इनकोडिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल इनकोडिंग सिस्टम टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव कैरेक्टर सेट and was created by the Unicode Consortium। ठीक है, कंसोर्टियम या कंसोर्टियम, ठीक है। तो यूनिकोड कंसोर्टियम या कंसोर्टियम ने क्या किया था? प्रोवाइड किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब वर्ड की जितने भी कैरेक्टर सेट्स है जो हम इंटरप्रेट कर सके, उनका कॉम्बिनेशन या ग्रुप, ठीक है, दैट वाज क्रिएटेड बाय यूनिकोड कंसोर्टियम, अ ग्रुप ऑफ मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, क्या है? मल्टीलिंगुअल, एक लिंगुअल नहीं है, मल्टीलिंगुअल है, बायलिंगुअल भी नहीं है, मतलब दो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज नहीं है, ये है मल्टीलिंगुअल, बहुत सारे लैंग्वेजेस का जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स है। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड इंक्लूड्स मोर देन 1 लाख कैरेक्टर्स। दिस इज व्हाट? दिस इज 1 लाख। अब इसमें क्या है? 1 लाख से ज्यादा कैरेक्टर्स है। कहा हम 128 to 56 की बात कर रहे हैं, ये 1 लाख से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो बनाया गया, इसमें 1 लाख से ज्यादा कैरेक्टर्स है टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो अलग अलग लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, 1 लाख से ज्यादा कैरेक्टर्स है हमारे पास। यूनिकोड सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन एंड इंप्रूव्स मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट प्रोसेसिंग। अब यूनिकोड ने क्या कर दिया? यूनिकोड ने सिंप्लीफाई कर दिया सॉफ्टवेयर का लोकलाइजेशन, ठीक है, एंड इंप्रूव्स मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट प्रोसेसिंग। अब कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सेटअप बनाया जाए, अगर आपको भी पता हो कि अगर आप अपने फोन को ऑपरेट करते हो, पीसी को ऑपरेट करते हो, वहां पर लैंग्वेजेस पूछता है ना कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए चीजें। तो अब लोकल लेवल पे, लोकल जो सपोज कहीं का भी कोई भी आप पीसी, कोई भी आप पीसी डाल रहे हो, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर डाल रहे हो, मोबाइल में यूज करो, कहीं पर भी बात कर रहे हो, तो उस लोकल लेवल में आप जो भी लैंग्वेजेस यूज करते हो, उस लैंग्वेज को सपोर्ट करने की खासियत है इसमें यूनिकोड में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन इसने प्रोवाइड करता है, इवन मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस में टेक्स्ट प्रोसेसिंग इसने अलाउ कर दिया। इट ओवरकम्स द डिफिकल्टी इनहेरिट इन ASCII एंड एक्सटेंडेड ASCII। तो ASCII और एक्सटेंडेड ASCII में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, उन सबको हटाने का काम किया है यूनिकोड ने। Unicode has standardizes script behavior which allows any combination of characters drawn from any combination of scripts and languages to coexist in a single document। ठीक है, अब यूनिकोड ने क्या कर दिया? स्टैंडर्डाइज कर दिया स्क्रिप्ट को, है ना, विच अलाउज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स का, ड्रॉन फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स, किसी भी कॉम्बिनेशन, मतलब स्क्रिप्ट की कॉम्बिनेशन या लैंग्वेजेस से ये निकाला जाए, टू को एग्जिस्ट इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, ताकि वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, ये किसने किया भाई? यूनिकोड ने किया। किसकी खासियत है? यूनिकोड की खासियत है। समझ में आया? अब यूनिकोड बेसिकली दो पर्पस के लिए डेवलप किया गया था। सो यूनिकोड इज डेवलप्ड एज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट विद एन एम व्हिच वाज टू डिफाइन ऑल कैरेक्टर्स नीडेड फॉर राइटिंग द मेजॉरिटी ऑफ नोन लैंग्वेजेस इन यूज ऑन कंप्यूटर्स इन वन प्लेस। तो क्या था पर्पस? पर्पस था डिफाइन करना जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको, टू डिफाइन ऑल द कैरेक्टर्स जो कि हमें जरूरत है इन राइटिंग मेजॉरिटी लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेजेस हमें पता है उनमें लिखने के लिए जितने भी कैरेक्टर्स की जरूरत है कंप्यूटर्स में, उसको हम यूज कर सके। दैट वाज द नीड टू बी अ सुपर सेट ऑफ ऑल द कैरेक्टर सेट्स दैट हैव बीन इनकोडेड। तो एक सुपर सेट मिल जाए मुझे, एक सुपर सेट ऐसा सेट मिल जाए जिसमें सारी लैंग्वेजेस समझ जाए, सारे कैरेक्टर समझ जाए, मतलब ऐसा कोई भी ना हो जो इस यूनिकोड के बाहर चला जाए। मतलब जितने भी वर्ड के कैरेक्टर्स है, जितने भी कैरेक्टर्स है, उन सब कैरेक्टर्स को क्लब करना है मुझे, सबको कवर करना है। सो दैट वाज फेल्ट विद यूनिकोड कि भाई ये चीज मुझे अचीव करनी है, राइट। नो बिफोर यूनिकोड, अब यूनिकोड के आने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो समझिए, मतलब मल्टीलिंगुअल होने की वजह से, बहुत सारी लैंग्वेजेस होने की वजह से क्या प्रॉब्लम है। Before Unicode was invented, there were hundreds of different encoding systems for assigning the numbers। ठीक है, अब यूनिकोड के आने से पहले hundreds of different encoding systems, 1 लाख तो लेटर्स ही हो गए, उनमें से 100 से ज्यादा कैरेक्टर्स, 100 से ज्यादा इनकोडिंग स्कीम्स थे जो नंबर प्रोवाइड कर रहे थे क्या? अलग अलग कैरेक्टर्स को। नो सिंगल इनकोडिंग कुड कंटेन इनफ कैरेक्टर्स, एक पर्टिकुलर इनकोडिंग में सफिशिएंट कैरेक्टर्स हो ही नहीं सकते।
For example, the European Union alone requires several different encodings to cover all its languages. अब यूरोपियन यूनियन में ही इतने सारे लैंग्वेजेस आ जाते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज है हमारे पास, इतनी सारी लैंग्वेजेस वहीं पर है कि आप उन्हीं को कवर नहीं कर सकते. इवन फॉर अ सिंगल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, इवन सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, नो सिंगल इनकोडिंग वाज एडिक्वेट फॉर ऑल द लेटर्स, पंक्चुएशंस एंड टेक्निकल सिंबल्स इन कॉमन यूज. तो कॉमन यूज में जो आप अलग अलग सिंबल्स वगैरह यूज करते हो, मतलब आस्की में क्या कॉमन वाले हैं, बट जो मोस्टली यूज होते हैं, बहुत ज्यादा सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको एक इंग्लिश लेटर में डालने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, पॉसिबल ही नहीं. जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो एक अलग कहानी हो गई, ठीक है, बट जो अगर सारे लेटर्स को, सारे कैरेक्टर्स को क्लब करना चाहो तो इंग्लिश को कवर नहीं कर पाओगे आप एक इनकोडिंग स्कीम में, ठीक है. नो दीज इनकोडिंग सिस्टम्स आल्सो कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर. ये आपस में कन्फ्लिक्ट भी करते हैं, मतलब लड़ते रहते हैं. अब लड़ते नहीं रहते मतलब इस तरीके से नहीं कि तलवार निकाल के लड़ रहे, नहीं, प्रॉब्लम आती है, ठीक है, एम्बिग्विटी है. क्या है देखो, दैट इज टू इनकोडिंग्स कैन यूज द सेम नंबर फॉर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है. अब दो इनकोडिंग सेम नंबर यूज कर सकते हैं फॉर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए. वही कहानी, सपोज मैं कह रहा हूं भाई 65 इंग्लिश में, सपोज 65 इंग्लिश में ए को मैप कर रहा है और हिंदी में सपोज क को मैप कर रहा है, ठीक है, सपोज हिंदी में क को मैप कर रहा है, ऐसी कहानी है. अब प्रॉब्लम ये है कि ये 65 अगर आया, किसी ने ए के लिए लिखा 65 तो वो तो सही है, बट अगर किसी ने हिंदी के हिसाब से क समझ लिया इसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. बस यही कहानी है, ठीक है. और यूज डिफरेंट नंबर्स फॉर द सेम कैरेक्टर्स. जैसे कि एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल द कैरेक्टर कोड 0xff मतलब 0ff रिप्रेजेंट दिस सिंबल व्हिच इज y, और मुझे नहीं पता ये क्या चीज है बट ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, ऊपर इन वेस्ट यूरोपियन कोड पेज ISO 8859-1. तो यूरोपियन कोड पेज में जो आपका 0xff कैरेक्टर है वो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब 0xff क्या रिप्रेजेंट करता है भाई यूरोपियन में, मतलब हेक्साडेसिमल लिखा हुआ FF, ये क्या रिप्रेजेंट करता है y. कहां पे, वेस्ट यूरोप में, ठीक है, वेस्ट यूरोपियन कोड पेज में. while the same code represents this symbol which is उल्टा R. I don't know what do that mean but ठीक है. ये कहाँ, रशियन में भाई, रशियन कोड पेज में. तो वेस्ट यूरोप में ये, रशियन में ये, सेम सिंबल, सॉरी सेम कोड, सेम नंबर. समझ में, दिस वाज द प्रॉब्लम. Any given computer, especially servers, needs to support many different encodings. Yet, whenever data is passed between different encoding or platform, that data always runs the risk of corruption. अब एक सर्वर, अगर एक सर्वर चल रहा है, आप www का यूज कर रहे हो, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज कर रहे हो, एक सर्वर है, उसमें कोई भी एक पेज है. अब ठीक है, वो मल्टीपल इनकोडिंग स्कीम्स को सपोर्ट करना चाहिए, उसमें आपने बहुत सारी इनकोडिंग स्कीम्स भर दी, ठीक है, बट डेफिनेटली कंफ्यूजन का तो ऑप्शन है ही ना. अब जैसे यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है एक सिंगल कोड के लिए, कहीं कुछ मतलब. तो अब यहाँ पे करप्शन, जो डेटा का करप्शन है, डेटा करप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि डेटा आपका करप्ट हो जाएगा. सो दिस इज द रीजन व्हाई यूनिकोड इज दैट मच इंपॉर्टेंट और क्यों डेवलप किया, ठीक है. तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे यूनिकोड के आने से पहले, ठीक है. अब कुछ इंपॉर्टेंसेस डिस्कस कर देते हैं, जरा इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिकोड क्या क्या है. So as it is a universal standard, therefore it allows writing a single application for various platforms. अब क्योंकि ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है तो इससे फायदा क्या है, ये हमें अलाउ करता है कि हम एक सिंगल एप्लीकेशन बनाएं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रन करें. मतलब मैंने सपोज एक सॉफ्टवेयर बनाया है ना, अब वो यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम का यूज़ किया, तो अब ऐसा नहीं है कि मुझे इंडिया में चलाने के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, फिर अमेरिका में चलाने के लिए अलग, फिर चाइना में चलाने के लिए अलग. नहीं, वो सेम सॉफ्टवेयर ही मैं अलग अलग जगह डाल सकता हूँ, है ना, कि वो भाई यहाँ चल जाओ, यहाँ चल जाओ, यहाँ चल जाओ, बिना कुछ भी चेंज करे, क्योंकि इनकोडिंग है तो वो वहाँ के डेटा के हिसाब से, कैरेक्टर्स के हिसाब से वो ढल जाएगा, ठीक है. दिस मीन्स दैट वी कैन डेवलप एन एप्लीकेशन वंस एंड रन इट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार एक एप्लीकेशन बनाए, लॉजिक बनाए और इसको फिर क्या करें, मल्टीपल लैंग्वेजेस में रन कर सके, बिकॉज लॉजिक को फिर मैप किया जा सकता है किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि यूनिकोड यूज कर रहे हैं. हेंस वी डोंट हैव टू राइट द कोड फॉर द सेम एप्लीकेशन अगेन एंड अगेन. मतलब हमें एक एप्लीकेशन के लिए कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई हम पहले इंडिया के लिए लिख रहे हैं, फिर चाइना के लिए लिख रहे हैं, फिर जापान के लिए लिख रहे हैं, फिर कोरिया के लिए लिख रहे हैं, फिर स्पेन के लिए लिख रहे हैं, फिर फ्रांस के लिए लिख रहे हैं. नहीं, वो सब नहीं कहानी.
ठीक है, एंड देयरफॉर द डेवलपमेंट कॉस्ट रिड्यूसेस। फाइनली कहानी क्या है? फाइनली भाई कॉस्ट है। फाइनली जो अल्टीमेटली कहानी आके अटकती है वो अटकती है कॉस्ट पे। तो ये चीज हमें डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। मोर ओवर डेटा करप्शन इज नॉट पॉसिबल इन इट। इसमें डेटा करप्शन पॉसिबल ही नहीं, जो हमने पहले प्रॉब्लम देख रहे थे, क्योंकि सुपर सेट है ना भाई। यूनिकोड क्या है? सुपर सेट है। अब इसमें बाकी सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, आपकी आस्की भी आ जाएगी, है ना, आपकी इसकी भी आ जाएगी, तो किसी का भी कन्वर्जन मैं इसकी कहीं पर भी कर सकता हूँ बिना किसी भी करप्शन के हुए। ठीक है, इट इज अ कॉमन इनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कैरेक्टर्स। अब ये क्या है? कॉमन इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। ये क्या है? कॉमन इनकोडिंग स्टैंडर्ड है फॉर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कैरेक्टर्स। अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स और लैंग्वेजेस के लिए ये कॉमन इनकोडिंग स्टैंडर्ड। अंडरस्टूड? वी कैन यूज इट टू कन्वर्ट फ्रॉम वन कोडिंग स्कीम टू अनदर। मैं इसका यूज कर सकता हूँ एक कोडिंग स्कीम से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। सिंस यूनिकोड इज द सुपर सेट, क्योंकि सुपर सेट है तो मैं आस्की से इसकी, इसकी से आस्की, कहीं पर भी जा सकता हूँ। ठीक है, कोई भी कन्वर्जन पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। Hence we can convert a code into Unicode and then convert it into another coding standard. तो फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ? किसी भी ASCII को मुझे इसकी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? ASCII का पहले यूनिकोड निकालूंगा, फिर यूनिकोड को मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसकी में, कन्वर्ट करके खत्म काम, है ना। तो क्योंकि एक मेरे पास बीच में कॉमन प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो ये जो आपस में कन्वर्जन है बहुत ईजी हो चुका है। ठीक है, इट इज प्रेफर्ड बाय मेनी कोडिंग लैंग्वेजेस। इवन काफी सारे कोडिंग लैंग्वेजेस इसको प्रेफर करने लग गए हैं, इसको यूज करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल XML टूल्स एंड एप्लीकेशंस यूज दिस स्टैंडर्ड ओनली। जैसे कि XML टूल्स हो गए या एप्लीकेशंस हो गए, वो इसी स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, यही चीज चाहिए उन्हें। ठीक है, यही यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस अगर मैं इसकी गिनाऊं तो इट इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग। ठीक है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, मतलब वर्ल्ड में स्टैंडर्ड है कि यही यूज करना है, हर जगह सेम मिलेगा, आपको चेंज नहीं होगा। इट हैज सपोर्ट फॉर मिक्स्ड स्क्रिप्ट कंप्यूटर एनवायरनमेंट। तो मिक्स्ड स्क्रिप्ट मतलब जरूरी नहीं है आप प्योरली इंग्लिश में, प्योरली हिंदी में लिख रहे हो, नहीं, आप मिक्स करके भी लिख सकते हो, मिक्स्ड भी सपोर्ट करता है। ठीक है, सो इट हैज सपोर्ट फॉर मिक्स्ड स्क्रिप्ट कंप्यूटर एनवायरनमेंट एज द इनकोडिंग हैज स्पेस एफिशिएंसी एंड हेंस सेव्स मेमोरी। अब जो इनकोडिंग है वो स्पेस एफिशिएंसी का यूज करता है, मतलब स्पेस एफिशिएंटली यूज करता है। स्पेस एफिशिएंसी इज वेरी गुड यहाँ पे, एंड हेंस सेव्स मेमोरी। जब आगे डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। ये वेरिएबल लेंथ का यूज करता है बेसिकली। अ कॉमन स्कीमा फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए ये कॉमन स्कीमा है। ठीक है, स्कीम है बेसिकली, है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है वेब डेवलपमेंट में। increases the data interoperability of code on cross platforms. So data का interoperability है ना, operability एक्चुअली, इंटरऑपरेबिलिटी, तो जो डेटा है, जो भी डेटा मेरे पास एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे है, मैं वो कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ क्रॉस प्लेटफॉर्म पे। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, मतलब सपोज एक पीसी है ना, हो सकता है लेनोवो का पीसी है, उसमें विंडोज़ डली हुई है ना, और वो इंग्लिश वर्जन यूज़ कर रही है। ठीक है, और फिर सपोज मैंने एक और पीसी लिया जो सपोज एप्पल का है, उसमें मैक ओएस डला हुआ है, और वो सपोज ग्रीक यूज़ कर रहा है या हिंदी यूज़ कर रहा है, तो ये इसका जो डेटा है मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर मिला के एक प्लेटफॉर्म बनता है। तो इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म पे मैं वर्क कर सकता हूँ डेटा पे। ठीक है, वो इंटरऑपरेबिलिटी ऑफर करता है। सेव्स टाइम एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये टाइम को भी सेव करता है और डेवलपमेंट कॉस्ट को भी बचाता है। ठीक है, ये एडवांटेजेस हैं इसके। अब जरा कुछ डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन यूनिकोड एंड आस्की और यूनिकोड एंड इसकी। तो इसकी आस्की हमने पढ़ रखा है, तो आस्की में और यूनिकोड में डिफरेंस और इसकी और यूनिकोड में डिफरेंस। ठीक है, तो यूनिकोड कोडिंग स्कीम यहाँ है और आस्की कोडिंग स्कीम यहाँ पर है। ठीक है, सो यूनिकोड इट यूजेज वेरिएबल बिट इनकोडिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये क्या करते हैं? वेरिएबल बिट इनकोडिंग का यूज करता है। क्या होता है आगे समझ में आ जाएगा। पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसकी इनकोडिंग के बारे में बात करेंगे। तो यूनिकोड क्या करता है? वेरिएबल बिट इनकोडिंग का यूज करता है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल UTF-8, UTF-16, UTF-32। ठीक है, तो UTF क्या है वो सब समझ में आएगा आगे आपको। तो वेरिएबल लेंथ है यूज करता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आस्की क्या है? सो इट यूजेस 7 बिट इनकोडिंग। इसके पास फिक्स 7 बिट की इनकोडिंग है। एज ऑफ नाउ द एक्सटेंडेड फॉर्म यूजेस 8 बिट इनकोडिंग, बट एक्सटेंडेड आस्की 8 बिट करता है, बट 7 और 8 ही है। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये अपनी मर्जी से रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी कर सकता है। ठीक है,
इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड, सॉरी इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि भाई वर्ड लेवल पे कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है हर जगह, क्योंकि हर कोई यूज ही नहीं करता, जरूरी नहीं हर कोई यूज करे। पीपल यूज दिस स्कीम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में यूज होता है। इट हैज ओनली लिमिटेड कैरेक्टर्स, हेंस इट कैन नॉट बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स की लिमिटेशन है, सिर्फ 128 या 255 ही कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 256 सॉरी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, लिमिटेशन है, दुनिया उसको यूज, पूरी दुनिया इसको यूज करती ही नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं सब यूज ही करे, तो इसी वजह से ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। द यूनिकोड कैरेक्टर्स themselves इन्वॉल्व ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द ASCII इनकोडिंग। अब यूनिकोड के अंदर ही, ठीक है, यूनिकोड के अंदर ही कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो ASCII उसके अंदर हो, मतलब ASCII कैरेक्टर्स खुद ही यूनिकोड के अंदर आ जाते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज अ सुपरसेट ऑफ फॉर इट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूनिकोड सुपरसेट ASCII का, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सब आ गया। नो इट हैज इट्स इक्विवेलेंट कोडिंग कैरेक्टर्स इन द यूनिकोड। अब क्योंकि ASCII इसकी के अंदर है, सॉरी ASCII यूनिकोड के अंदर है, तो मुझे ASCII यूज करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे यूनिकोड यूज करो हमेशा। इट हैज मोर देन, अभी समझना, इट हैज मोर देन 1,28,000 कैरेक्टर्स, ठीक है, 1,28,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स इसके अंदर है। इन कॉन्ट्रास्ट इट हैज ओनली 256 कैरेक्टर्स, वो भी मैक्सिमम में, एक्चुअली में तो 128 ही हैं, बट मैक्सिमम में 256 कह लो। तो सिर्फ 256 कैरेक्टर्स, यहाँ पे 1,28,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स है इसके अंदर यूनिकोड के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली यूनिकोड में और ASCII में। यूनिकोड और ASCII में डिफरेंस देखें, ये यूनिकोड और ASCII में डिफरेंस, ठीक है, विच इज इट यूजेस वेरिएबल बिट इनकोडिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अगेन वही, फॉर एग्जांपल UTF-8 1632 यहाँ पर क्या है, वेरिएबल लेंथ यूज करता है वही यूनिकोड में। ASCII में क्या है, ASCII में 8 बिट इनकोडिंग है एंड इज एन एक्सटेंशन ऑफ ASCII, और ASCII का एक्सटेंशन है बिकॉज ASCII के तो इसके अंदर आएगा ही, बाकी कुछ क्या कहते हैं हमारे इंडियन लैंग्वेजेस के भी कैरेक्टर्स इसके अंदर आ गए, बट है तो 8 बिट का ही ना। A Unicode coding scheme is a standard form. Again, ये एक standard है. It is not a standard all over the world. Moreover, it covers only some Indian languages as well. ठीक है, मतलब ये standard तो है ही नहीं, दुनिया में standard तो है नहीं, ये Indian languages को थोड़ा बहुत और support करता है, but ये standard तो है ही नहीं। People use this scheme all over the world. It covers only limited Indian languages, hence it cannot be used all over the world. अब इसमें कुछ अमेरिकन हैं, इंडियन हैं, ठीक है, तो इसको पूरी दुनिया में यूज नहीं किया जा सकता, बस ये इंडिया में यूज होता है, और ये क्या है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी यूज हो सकता है यूनिकोड, ठीक है। द कैरेक्टर्स देमसेल्व्स इन्वॉल्व ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ASCII इनकोडिंग। अब ASCII क्यों ऑब्सोलीट हो गया था, क्यों एक्सटेंशन की कगार पे है या था, है ना, तो रीजन बीइंग क्योंकि इसकी इनकोडिंग के सारे कैरेक्टर्स यूनिकोड में आते हैं। इट हैज इट्स इक्विवेलेंट कोडिंग कैरेक्टर्स इन द यूनिकोड, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज अ सुपरसेट फॉर इट। तो इसीलिए यूनिकोड क्या है, सुपरसेट ऑफ ASCII इसकी, क्योंकि यूनिकोड के अंदर सब समाया हुआ है, ASCII भी कैरेक्टर्स उसके अंदर है, इसकी कैरेक्टर्स भी इसके अंदर है, और कोई भी लैंग्वेज आप उठा लो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इट हैज मोर देन 1,28,000 कैरेक्टर्स, है ना, और इसमें अगेन वही सिर्फ 256 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन। तो सिंपल सी कहानी अगर हम पूरा नरेट करें पूरी इनकोडिंग स्कीमा को, तो भाई देखो क्या हुआ, सबसे पहले कुछ भी इनकोडिंग स्कीम आने से पहले सिचुएशन ये थी कि यार एक लेटर है ना, अब एक लेटर को सब लोग अपने अपना नाम देंगे, अपना अपना नंबर देंगे, तो प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि यार अगर सपोज मैं कोई भी कहीं से भी डेटा उठाता हूं तो वो वहां पे कुछ इंटरप्रेट करेगा, कहीं और कुछ और इंटरप्रेट करने लग जाएगा, तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। मतलब अलग अलग कोड है तो वो कोड प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, हो सकता है वो समझे ही ना, वो चीज़ मना कर दे समझने के लिए कंप्यूटर, ठीक है। तो हमने ये फेल्ट किया कि यार अगर मुझे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो इनकोडिंग तो चाहिए ही, और एक स्टैंडर्ड इनकोडिंग चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज हो सके, ठीक है। तो इसीलिए फिर ASCII आया। अब ASCII की प्रॉब्लम क्या थी, ASCII की प्रॉब्लम थी कि उसमें सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट्स थे और कैरेक्टर्स बहुत कम थे, उसको आगे इवन आप एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। तो जो एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स आए 8 बिट के, उसमें भी 256 है मैक्सिमम, उससे आगे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो ये उसमें एक प्रॉब्लम थी। फिर हमने ये पाया कि अगर हम ऐसा करें कि हम यही चीज़ अलग अलग लेवल पे लगाएं, मतलब यार हर, अब क्योंकि अब अमेरिकन्स ने बाकी सबको भूल गए थे, बाकी कैरेक्टर्स तो भूल गए थे वो, तो हर किसी ने अपने अपने एक इनकोडिंग स्कीमा बना लिया, जैसे कि इंडिया ने बना लिया जिसको ASCII के नाम से जानते हैं हम, ठीक है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर चाइनीज़ अलग है, जापानीज़ अलग है, स्पेनिश अलग है, रशियन अलग है, वो अलग अलग बन गए, ठीक है, वो उनको यूज़ करने लग गए। अब प्रॉब्लम तब आई जब टेक्नोलॉजी बढ़ी और ये सब जो है कंट्रीज आपस में कम्युनिकेट करने लग गए।
अब आपस में जब कम्युनिकेट करने लग गए तो अब डेटा में आई प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी अब डेटा को ट्रांसफर किया जाता था या फिर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज करी जाती थी तो क्या होता था, प्रॉब्लम होता था, क्योंकि एक ही कोड मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग इनकोडिंग स्कीम में, तो कितने इनकोडिंग स्कीम्स यूज करते फिरेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को फिर रिजॉल्व करने के लिए लाया गया फाइनली यूनिकोड, विच इज यूनिवर्सल कोड, जिसमें 1,28,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स है, मतलब दुनिया के जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब इसमें इंक्लूड करा गया और एक इनकोडिंग स्कीमा बनाया गया। अब इसकी बहुत सारी खासियत हैं, ये वेरिएबल लेंथ पे काम करता है ना, तो वो सब कहानी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट आई होप यहां तक आपको यूनिकोड की खासियत समझ में आ गई होगी, नीड समझ में आ गई होगी कि क्यों हम यूनिकोड के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों यूनिकोड हमारे काम की चीज है, एंड यूनिकोड बेसिकली कर क्या रहा है, क्या करने वाला है या क्या कर रहा है, वो आई होप कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या उठाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ उठाएंगे टर्मिनोलॉजीज की, यूनिकोड से रिलेटेड, इनकोडिंग स्कीम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज उठाएंगे और फिर हम फाइनली इनकोडिंग स्कीमा देखेंगे यूनिकोड का। ठीक है, तो उन दोनों वीडियोस के लिए बने रहिएगा अगर आपको वो देखना है तो। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। इसके बाद अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो या तो आप गूगल पर टाइप कर लो magnetbrains.com, पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक कर लो, यहाँ आ जाओगे, या फिर सीधे सीधे URL पे सर्च कर लो www.magnetbrains.com। पहली वेबसाइट जो खुलेगी, जो भी वेबसाइट खुलेगी, दिस वुड बी आर्स। ठीक है, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें सबको CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट करना है। ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, क्लास 11th पे क्लिक करना है तो क्लास 11th के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। You need to scroll down, search for computer science, click on watch now, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो सबको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। इवन हमारे यहाँ की खासियत एक और ये कि हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारे यहाँ पे IIT JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, CUET मिल जाएगा, बैंकिंग के एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस, 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको क्या करना है, आना है, वीडियोस देखना है, उनसे सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, ठीक है, पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आना है। वेदर इट इज योर स्कूल एग्जाम्स, वेदर इट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेदर इज योर बोर्ड एग्जाम्स, सब में बस यू नीड टू स्कोर गुड। दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, दैट्स इट। ओके, सो गाइज, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।